हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर कुछ क्लासेस कर रहे हैं। तो आज के हम लोग के क्लास में नेशनल एम्बलम और जो विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। राष्ट्र ध्वज किसी भी देश का सम्मान होता है, उसकी पहचान होती है। तो हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसको हम लोग तिरंगा कहते हैं, हम लोग सब जानते हैं। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया था। इसी कारण से हम लोग प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे मनाते हैं। आप जानते होंगे कि इस झंडे का डिज़ाइन वेंकैया पिंगले ने किया था, लेकिन हमारा जो वर्तमान ध्वज है उसके पहले भी कई तरह के ध्वज बनाए गए। भारत का पहला राष्ट्र ध्वज 1906 में पारसी बागान कोलकाता में फहराया गया था, जिसे आजकल हम लोग ग्रीन पार्क कहते हैं। लेकिन भारत के बाहर पहला राष्ट्र ध्वज 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था। भारतीय क्रांति की माता कही जाने वाली मैडम भीखा जी कामा ने उस ध्वज को फहराया था और उस झंडे पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। राष्ट्र ध्वज पर अशोक चक्र का सुझाव श्री भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। और झंडे से संबंधित कई तरह के अन्य प्रश्न आते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया झंडा आधा झुका है तो राष्ट्रीय अशोक का प्रतीक है। यदि झंडा उल्टा फहराया गया है तो वो संकट का समय है। तो ऐसे कुछ कुछ प्रश्न आते रहते हैं। हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव माही फिश है, जिसे हम लोग डॉल्फिन कहते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को माही डे मनाया जाता है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया था। आप जानते हो कि अभी हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है, जिसे हिंदी में बाघ कहते हैं। लेकिन 1969 में शेर अर्थात लियो पैंथर ये हमारा राष्ट्रीय पशु बना था। लेकिन दुनिया भर में बाघों की संख्या काफ़ी कम रही थी, काफ़ी घट रही थी। भारत सरकार ने 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया और बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। और बाघों से संबंधित एक दिवस भी होता है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और अभी हमारे देश में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें अभी सबसे नया टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में बना है। आप हमेशा ये ध्यान में रखना कि कभी हाथी, एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व, कुछ खास पशुओं के संरक्षण के लिए या पक्षियों के संरक्षण के लिए यदि कोई पार्क बनता है तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और मध्य प्रदेश में क्योंकि सबसे ज़्यादा बाघ हैं, इसी कारण से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर कर्नाटक राज्य आता है। लेकिन अगर नेशनल पार्क के हिसाब से बात करते हैं तो सर्वाधिक संख्या में बाघ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। बाघों से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो सेंचुरी हैं वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं आपको कुछ बतला देता हूँ, कोशिश करना कि आप इसको खुद से दोहराएं और इसको खुद से जानने की कोशिश करें। जैसे पक्के पागा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, और इसी अमराबाद टाइगर रिजर्व को आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व कहा जाता है। अभी हमने बात किया रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में ही अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा राजस्थान में बूंदी डिस्ट्रिक्ट में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में ही मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। सारिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में ही है। कर्नाटक में
कई टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण बांदीपुर टाइगर रिजर्व है जो कि एक नेशनल पार्क भी है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जो कि उड़ीसा में है। सत्यमंगला टाइगर रिजर्व, यह टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में है। 1963 में 26 जनवरी 1963 में पावो क्रिस्टेटस अर्थात मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। ध्यान में रखना कि मोर काफ़ी समय के बाद हमारा राष्ट्रीय पक्षी बना था। उसी तरह से हमारा जो अभी राष्ट्रीय पुष्प है कमल, उसे हम नुसिफर नीलांबर कहते हैं, जो कि उसका साइंटिफिक नाम है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। इसके रचयिता श्री बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म बंगाल के नौहाटी में हुआ था। यह जो वंदे मातरम सॉन्ग है, गीत है, वह आनंद मठ नाम के उपन्यास में लिखा हुआ है। श्री चटर्जी ने इस गीत को 1876 में लिखा था, लेकिन 1882 ईस्वी में उन्होंने आनंद मठ में इस गीत को शामिल किया। आनंद मठ नाम के उपन्यास में सन्यासी विद्रोह की कथा है और स्वामी भवानंद नाम के एक सन्यासी ने, जो कि उस आनंद मठ उपन्यास का एक चरित्र है, एक नायक हैं, उन्होंने इस सॉन्ग को गाया है। और डॉक्टर नरेश चंद्र सेन गुप्ता ने एबे ऑफ ब्लेस के नाम से वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। वंदे मातरम स्वतंत्रता के समय हमारा राष्ट्रीय वाक्य हुआ करता था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष श्री दादा भाई नौरोजी थे। और उसी सम्मेलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिन्हें हम रविन्द्रनाथ ठाकुर कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उन्होंने इस सॉन्ग को गाया था। वंदे मातरम गीत को गाने में 65 सेकंड लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भी अधिकांश भारतीय इस सॉन्ग को पूरी तरह से गा नहीं पाते हैं। वंदे मातरम का जो सॉन्ग है उसे यदुनाथ चटर्जी जी ने बैंड पर धुन दिया था। भारत का राष्ट्रगान जो जिसे हम नेशनल एंथम कहते हैं, वह बांग्ला भाषा में लिखा गया था। श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1913 ईस्वी में इसे लिखा था, जो कि तत्वबोधिनी नाम के पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। तत्वबोधिनी पत्रिका को उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर ने पब्लिश किया था और इस गीत को भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित किया गया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जनगण मन अधिनायक और वंदे मातरम दोनों गीतों को स्वीकार किया और जनगण मन अधिनायक हमारा नेशनल एंथम बना। नेशनल एंथम में कुल 12 भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन है और इसमें भारत शब्द 2 बार आया है। इस गीत को गाने का समय 52 सेकंड है, लेकिन इसे छोटी अवधि के लिए 20 सेकंड में बैंड पर भी बजाया जा सकता है। श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1919 ईस्वी में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इस गीत का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था। जब हम अपने नेशनल एम्बलम की बात करते हैं तो अशोक का सारनाथ स्तंभ जो है उसे राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। इसका बहुत सारा भाग बौद्ध धर्म से संबंधित है और आप जानते हो कि नेशनल एम्बलम में जो सत्यमेव जयते शब्द लिखा हुआ है वह मंडूक उपनिषद से लिया गया है, जो कि अथर्ववेद का एक उपनिषद है। आप यहाँ इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना कि हमारा जो वर्तमान नेशनल एम्बलम है उसे 30 दिसंबर 1947 को अपनाया गया था, लेकिन रिपब्लिक इंडिया में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और इसमें जो विभिन्न पशुओं के चित्र बने हुए हैं वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन देते हैं।
जैसे उसके शीर्ष पर जो 4 सिंह है वह यह बतलाता है कि भगवान बुद्ध ने चारों दिशाओं की विजय कर ली थी। उस स्तंभ में आपको अश्व का चित्र उकेरा हुआ मिलेगा। अश्व महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है। भगवान बुद्ध ने जब वो सिद्धार्थ थे तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और अपने साथ वे अपने प्रिय घोड़े कंथक को ले गए थे। उसी तरह से जो बुल है, सांड है, वह भगवान बुद्ध की शक्तियों का प्रतीक है। उस स्तंभ में हाथी का चित्र बना हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि वह हाथी श्वेत हाथी है। मान्यता यह है कि जब किसी महान आत्मा का, किसी महान पर्सनालिटी का जन्म होने वाला होता है और जब वो अपनी माता के गर्भ में होते हैं तो उनकी माता गर्भ में श्वेत हाथी का दर्शन करती हैं। तो श्वेत हाथी यह बतलाता है कि सिद्धार्थ जो बाद में गौतम बुद्ध बने, वे अपनी माता के गर्भ में आ चुके थे, स्थापित हो चुके थे। और आप जानते हो कि संसद भवन, हमारा नया संसद भवन बन करके तैयार हो चुका है, जो कि कर्तव्य पथ पर है, जो कि सेंट्रल विस्टा का पार्ट है। तो उस संसद भवन का डिज़ाइन श्री विमल पटेल ने तैयार किया है। नया संसद भवन 4 मंजिला ऊंचा है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 1224 है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 जुलाई को नए संसद भवन के छत में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का उद्घाटन किया, जो कि ब्रॉन्ज से बना हुआ 6.5 मीटर ऊंचा एक स्ट्रक्चर है। और इसमें जो सपोर्टिंग स्टील स्ट्रक्चर है उसका वज़न ही 6500 किलोग्राम का है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों से बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। छोटा क्वेश्चन, मामूली क्वेश्चन समझ करके छोड़ देते हैं। निश्चित रूप से आपको आंसर मालूम है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो और आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जब क्वेश्चन आता है तो उस वक़्त आप विभिन्न तारीख या वर्ष को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हो और यहीं से गलती की शुरुआत होती है। तो एसएससी के बदले हुए पैटर्न में ये एक छोटा सा टॉपिक था। अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।